प्रारंभिक दिनों में नेक्रोमैंसर अपनी शक्ति के लिए भयभीत करने वाले हुआ करते थे। तालहेर्न साम्राज्य के राजा ने 50,000 की विशाल सेना नेक्रोमैंसरों का अंत करने के लिए भेजी थी, लेकिन ड्रेसडेन साम्राज्य ने केवल 10 नेक्रोमैंसर भेजे। 50,000 बनाम 10। कुछ ही समय में ये 50,000 सैनिक जीवित लाशों में बदल गए और पूरा तालहेर्न साम्राज्य नष्ट हो गया। जल्द ही नेक्रोमैंसरों ने आधी दुनिया पर कब्जा कर ली। नेक्रोमैंसरों का मुकाबला करने की एकमात्र शक्ति पुजारियों के पास थी, जिन्हें देवी देव ने आशीर्वाद स्वरूप अपनी शक्ति प्रदान की थी। लेकिन यह कहानी बीते हुए दिनों की थी। अब दूरस्थ गांव लेशिल में साइमन अपने पिता रिचर्ड के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। रिचर्ड इस गांव के प्रभु थे और एक नेक्रोमैंसर भी, जो अपनी शक्तियों का उपयोग गांव वालों की सहायता के लिए करते थे। उसकी मां अन्ना एक पुजारिन थी। साइमन अक्सर सोचता कि एक नेक्रोमैंसर और पुजारिन के बीच प्रेम कहानी आखिर कैसे शुरू हुई होगी। एक रात जब साइमन अपने कमरे में प्रवेश कर रहा था, एक पत्थर उड़ता हुआ उसके चेहरे से आकर चिपक गया। पत्थर खिड़की पर बैठी एक लड़की ने फेंका था। पहले तो साइमन को आश्चर्य हुआ कि यह लड़की उसके कमरे में कैसे आ गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और सोने का नाटक किया। तभी लड़की ने उसकी चादर खींचनी शुरू कर दी। शोर सुनकर रिचर्ड और अन्ना कमरे में आए, ये सोचकर कि कोई चोर घुस आया है। लेकिन जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो वे अवाक रह गए। उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। उन्होंने लड़की का परिचय नेफ्टिस आर्कबोल्ड के रूप में कराया। इस नाम को सुनते ही साइमन स्तब्ध रह गया। यह वही नाम था जो तालहेरन साम्राज्य की सेना का नरसंहार करने और राजा को जीवित कठपुतली बनाने वाली कुख्यात मृत्यु की डायन के रूप में जाना जाता था। अब वही लड़की उसके सामने एक बच्चे के रूप में खड़ी थी, जबकि उसकी वास्तविक उम्र 300 वर्षों से भी अधिक थी। नेफ्टिस ने साइमन को की जेन अकादमी के विशेष प्रश्नपत्र सौंपा और उसे अकादमी में आमंत्रित किया। इसके बाद वह अचानक गायब हो गई। साइमन ने अपने पिता से पूछा कि यह अकादमी कितनी दूर है। रिचर्ड ने समझा कि यह एक द्वीप पर स्थित है और ड्रेसडेन साम्राज्य की राजधानी लैंगरस्टाइन सेना द्वारा रोले द्वीप जाया जा सकता है। जल्द ही रिचर्ड ने साइमन को विद्यालय से पहले की बुनियादी प्रशिक्षण देना शुरू किया। इसमें वायु सेना को अवशोषित कर उससे क्रिस्टल में बदलने की प्रक्रिया और साधारण जादू था नेक्रोमैंसरों के अंधेरे जादू के बीच का अंतर शामिल था। उन्होंने उसे मना के वाष्पी और ठोस रूप के बारे में भी सिखाया, जो नेक्रोमैंसरों के लिए अद्वितीय था। साइमन और रिचर्ड ने यात्रा शुरू की। रास्ते में रिचर्ड ने अपनी मना से एक गुड़िया बनाई, जिससे ठोस रूप में अंधेरा जादू दिखाया जा सके। साइमन ने पहले संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही उसने एक सुंदर पौधा बना लिया। रिचर्ड ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अंधेरे जादू को ठोस रूप में बदलने में कम से कम 6 महीने लगते हैं, लेकिन साइमन ने इसे कुछ ही क्षणों में कर दिखाया। ड्रेसडेन साम्राज्य की सीमा पर पहुंचने के बाद रिचर्ड नीचे उतर गया। उसने साइमन को बताया कि एक लंबी कहानी के कारण वह ड्रेसडेन साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता और साइमन को अपनी यात्रा अकेले जारी रखनी होगी। लैंगरस्टाइन पहुंचने पर साइमन ने अजीबोगरीब दृश्यों का सामना किया। कंकाल नृत्य कर रहे थे। कंकाल घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां सड़कों पर चल रही थी। साइमन के पास एक पता लिखा हुआ नोट था, जहां एक मार्गदर्शक उसका इंतजार कर रहा था। उसने एक महिला से उस स्थान का रास्ता पूछा। जब महिला ने मुड़कर देखा तो उसकी एक आंख आंख के कोटर से बाहर झूल रही थी। साइमन भीतर से भयभीत हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई डर नहीं आने दिया, क्योंकि ये असभ्य होता। साइमन ने महिला का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर आगे बढ़ा। वह अभी अपने गंतव्य तक पहुंचा भी नहीं था कि एक अजनबी उसके पास आया। अजनबी ने वही पता बताया जहां साइमन जा रहा था और पूछा कि क्या वह वहीं जा रहा है। साइमन थोड़ा सतर्क हो गया। वह देरी से पहुंचा था, इसलिए उसे ढूंढने के लिए निकला था। साइमन को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अजनबी के साथ आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वे एक संकरी गली में पहुंच गए। जैसे ही वे गली के बीच पहुंचे, अचानक अंधेरे कोनों से कई लोग निकल आए। वे धीरे धीरे साइमन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक लुटेरे ने कड़क आवाज में कहा, जो कुछ भी है जमीन पर रख दो। साइमन डरने के बजाय शांत खड़ा रहा। लुटेरों को उसकी ये बेखौफ नजर पसंद नहीं आई। एक ने आगे बढ़कर धमकी दी कि ये मजाक नहीं है, लेकिन साइमन को इन बातों से डर नहीं लगता था। वह अपने शहर में ऐसे ठगों को पहले भी देख चुका था। अपने कुल के उत्तराधिकारी होने के नाते उसे पता था कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है।
लुटेरे उसका मजाक उड़ाने लगे। जैसे ही उन्होंने साइमन को घेरना शुरू किया, तभी हवा में किसी लड़की की आवाज़ गूंज उठी। लड़की ने कहा, क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि तुम इतनी आसानी से उसे लूट सकते हो? लुटेरे अपनी संख्या पर गर्व महसूस कर रहे थे। उनमें से एक ने हंसते हुए जवाब दिया, हम उसे कुछ ही मिनटों में खत्म कर देंगे। लड़की हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शायद तुम्हें अपनी संख्या दोबारा गिननी चाहिए। अचानक पास की एक इमारत से हड्डियों की चरमराहट की आवाज आने लगी। वह इमारत एक पुरानी कंकालों की दुकान थी। कुछ ही पल में वहां से कई कंकाल बाहर निकल आए और लुटेरों को चारों ओर से घेर लिया। लुटेरों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि वे एक नेक्रोमैंसर से भिड़ गए हैं। लड़की ने ठंडे लहजे में कहा, इतने बड़े क्लावेन कबीले के लोग होकर तुम एक साधारण यात्री को लूटने की कोशिश कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसने अपने कंकालों को आदेश दिया और उन्होंने तुरंत लुटेरों को पकड़ लिया। लुटेरों ने डर के मारे दया की भीख मांगी। लड़की ने अपने कंकालों को इशारा किया और उनके नेता को जमीन पर गिराकर उसके हाथ पीछे बांध दिए। फिर उसने कहा, इसे रेंगते हुए गार्ड मुख्यालय तक जाने दो। शायद इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले। लुटेरे चीखते हुए वहां से भाग खड़े हुए। साइमन ने राहत की सांस ली और लड़की की ओर देखा। उसने विनम्रता से धन्यवाद दिया और पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी असली गाइड हूं। तभी लड़की की आंखें आसपास भटकने लगीं, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। साइमन ने संकोच से पूछा, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मेरी माँ को। मैंने उन्हें यहीं रुकने के लिए कहा था। साइमन को झटका लगा जब उसने सुना कि वह महिला और कोई नहीं, नेफ्टिस थी। नेफ्टिस, तुम्हारी माँ? साइमन ने अविश्वास से पूछा, लेकिन तुम तो उनकी छोटी बहन जैसी लगती हो। ठीक उसी क्षण नेफ्टिस मुस्कुराती हुई वहां आ गई। उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। उसने कहा, सफर लंबा रहा हो, उम्मीद है कि तुमने रिचर्ड से कुछ चीजें सीख ली होंगी। साइमन ने अपनी हथेली पर आधी रात की नीली ज्वाला प्रकट कर दिखाई। नेफ्टिस और उसकी बेटी दोनों चौंक गई। नेफ्टिस ने आंखों में चमक लिए मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय बाद नीले रंग की अंधकार ऊर्जा देखी है, लेकिन यह अभी भी वाष्प अवस्था में है। स्कूल में तुम इसे और बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीख जाओगे। इसके बाद नेफ्टिस ने अपनी बेटी को साइमन को शहर घुमाने और खरीदारी कराने का आदेश दिया। लड़की ने हल्की नाराजगी से कहा, मुझे हमेशा मुश्किल काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम लॉरेन है। चलो तुम्हें कीजेन शहर दिखाती हूँ। साइमन थोड़ा उलझन में था, लेकिन जब उसने सुना कि उन्हें खरीदारी करनी है, तो उसे एहसास हुआ कि कीजेन में उसका नया जीवन अब शुरू हो। साइमन और लॉरेन मॉल की भीड़-भाड़ वाली गलियों में पहुंचे, जहां चारों ओर जादुई वस्तुएं सजी हुई थीं। लॉरेन ने बिना समय गंवाए दुकानों की ओर बढ़ना शुरू किया और साइमन के हाथों में किताबों का ढेर थमा दिया। एक के बाद एक किताबें उसके हाथों में भरती गईं। साइमन के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें खिंच गई। पहली ही नज़र में ये किताबें एक साल के कोर्स से कहीं ज्यादा लग रही थीं। लेकिन लॉरेन पूरी सहजता से उसे और किताबें थमाती रही। भीड़ के बीच से गुजरते हुए अचानक एक लड़की साइमन से टकरा गई, जिससे सारी किताबें जमीन पर गिर पड़ी। लड़की ने जल्दी से किताबें समेटने में मदद की। उसकी मुस्कान मासूम लग रही थी, लेकिन उसकी चपलता में एक खास तेजी थी। किताबें उठाने के बाद दोनों एक दूसरे से विदा लेने लगे। जैसे ही लड़की वहां से मुड़ी, साइमन को अपनी जेब हल्की महसूस हुई। वह तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी। लड़की ने सफाई से उसका बटुआ चुरा लिया था, लेकिन साइमन की पैनी नजरों से ये बात छुप नहीं पाई। उसकी इस तेजी ने लड़की को हैरान कर दिया। चोरी इतनी फुर्ती से हुई थी कि केवल कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इसे पकड़ सकता था। थोड़ी झिझक के बाद लड़की ने बटुआ लौटाया और मुस्कुराहट के साथ दोस्ती का प्रस्ताव दिया। साइमन ने स्वीकृति में सिर हिलाया और दोनों अपनी राह पर बढ़ गए। लॉरेन ने दूर से यह सब देखा और छेड़छाड़ भरे अंदाज में साइमन का मजाक उड़ाया कि उसने इतनी जल्दी दोस्त बना लिया। शाम होते होते दोनों ने एक खास जादुई बैग खरीदा, जो एक अंगूठी के रूप में पहना जा सकता था। थोड़ी सी जादुई ऊर्जा डालने पर यह बैग खुलता और अपनी अलग आयाम वाली जगह में सामान समेट लेता। यह बैग अत्यंत महंगा था, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। लॉरेन ने बिना झिझक रकम चुका दी, यह कहकर कि उसकी माँ ने उसे ऐसा करने को कहा है।
ये उसके पिता के पुराने एहसान का बदला था। शाम ढलते ही दोनों ने शहर में घूमकर खेल खेले, उड़ते हुए कंकाल गुड्डों पर निशाना साधा और उड़ने वाली लालटेनें जलाईं। रात के खाने के दौरान साइमन ने अकादमी के बारे में पूछा। लॉरेन ने विस्तार से समझाया कि 3 साल के पाठ्यक्रम में 3 सेमेस्टर होते हैं, जहां पहले साल के अंत में 70% छात्र बाहर कर दिए जाते हैं। केवल 10% छात्र ही तीसरे वर्ष तक पहुंच पाते हैं। विषयों की सूची सुनकर साइमन को एहसास हुआ कि यह सफ़र आसान नहीं होगा। यहाँ हेमेटोलॉजी, कार्टोलॉजी, समनिंग, स्पिरिटोलॉजी, जादू युद्ध कलाएं, अंधकार गतिशास्त्र और विश्व विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। खाने के बाद दोनों ने एक दूसरे को शुभरात्रि कहा और आराम करने चले गए। साइमन के मन में नए जीवन की उम्मीदें और चुनौतियों के साथ कई सवाल उमड़ रहे थे। साइमन बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कई युवा छात्र जमा थे। ये सभी पहले वर्ष के छात्र थे जो उसकी तरह अकादमी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वे महंगे और आकर्षक कपड़े पहने हुए थे, जिससे उनकी कुलीन पृष्ठभूमि साफ झलक रही थी। अपना प्रवेश सत्यापित कराने के बाद साइमन लाइन में लग गया ताकि नाव पर सवार हो सके। लाइन में एक ऐसा छात्र भी था जिसका नाम प्रतीक्षा सूची में था। वहीं एक बड़ा कुलीन व्यक्ति हंगामा कर रहा था क्योंकि उसका नाम सूची में नहीं था। गुस्से में वह वहां के परिचारक को पीटने ही वाला था कि साइमन ने बीच में हस्तक्षेप किया। थोड़ी देर बाद एक शिक्षक वहां पहुंचे। उन्होंने गुस्सैल कुलीन व्यक्ति पर एक जादू छोड़ा, जिससे उसे गंभीर चोट लगी और उसके शरीर से खून बहने लगा। हालांकि शिक्षक ने उसे मारा नहीं। यह केवल अनुशासन तोड़ने वालों को चेतावनी देने के लिए किया गया था। इसके बाद सभी छात्र बिना कोई शब्द कहे चुपचाप जहाज पर चढ़ गए। प्रोफेसर सिलाजे ने उन्हें सफर के दौरान संभावित अशांति के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने अपने हाथ से लाल जादू निकाला और पूरे जहाज को उसमें लपेट दिया। फिर नाव समुद्र के पानी के ऊपर मंडराने लगी। थोड़ी देर बाद एक विशाल व्हेल समुद्र की गहराई से निकली और पूरे जहाज को निगल गई। छात्रों में दहशत फैल गई, लेकिन प्रोफेसर ने उन्हें समझाया कि यह व्हेल एक जादुई परिवहन प्रणाली है। जब वे अकादमी पहुंचेंगे तो व्हेल उन्हें बाहर निकाल देगी। व्हेल के अंदर कई लोग रह रहे थे। ये कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि एक अविनाशी मृत व्हेल थी, जो अकादमी के छात्रों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। साइमन के लिए यह दुनिया जितनी रोमांचक थी, उतनी ही रहस्यमयी भी। नाव के डेक पर सभी छात्र आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक छात्र साइमन के पास आया। वह इस बात से प्रभावित था कि साइमन ने प्रतीक्षा सूची वाले कुलीन छात्र का सामना कैसे किया। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसने प्रवेश परीक्षा में अंधकार ऊर्जा को एक मूर्ति जैसी आकृति में बदल दिया था, जिससे वह परीक्षा पास कर सका। फिर उसने साइमन से उसकी परीक्षा के बारे में पूछा। साइमन एक विशेष प्रवेश छात्र था, इसलिए उसने कोई परीक्षा नहीं दी थी। लेकिन यह बात छुपाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि उसने भी वही तरीका अपनाया था। कुछ देर की बातचीत के बाद सभी छात्र अपनी सीटों पर लौट गए। प्रोफेसर सिलाजे ने इशारा किया और व्हेल ने पूरे जहाज को हवा में उछाल दिया। अचानक हुई इस घटना से सभी छात्र हैरान रह गए। कुछ अपनी सीट से गिर गए, जबकि कुछ हवा में लटक गए। तभी प्रोफेसर ने जादू का इस्तेमाल किया, जिससे नाव आकाश में स्थिर होकर उड़ने लगी। कुछ ही समय बाद वे की जैन अकादमी पहुंच गए। अकादमी में सभी छात्रों को लाइन में खड़ा किया गया और उन्हें स्कूल की वर्दी सौंपी गई। इन वर्दियों पर सुरक्षा के लिए जादुई रक्षा मंत्र लगाए गए थे। वर्दी पहनने के बाद हर कोई इस एहसास से खुश था कि वे आखिरकार की जैन अकादमी का हिस्सा बने हैं। कुल मिलाकर 1,000 छात्र नामांकित थे। नामांकन समारोह के दौरान सभी छात्रों को औपचारिकताओं के लिए इकट्ठा किया गया। विशेष प्रवेश पाने वाले 3 छात्र थे साइमन, हाथी मीनार की उत्तराधिकारी सेरीन और एक आधा दानव शाटेल। सबसे पहले विशेष छात्र नंबर 1 के रूप में साइमन और फिर नंबर 2 सेरीन को औपचारिक भाषण देने के लिए बुलाया गया। अचानक हुए इस आह्वान से साइमन स्तब्ध रह गया और शब्दहीन हो गया। कक्षा में सभी छात्र अपनी अपनी मेजों पर बैठे थे। साइमन का वह दोस्त जिससे वह नाव पर मिला था, उसी के साथ बैठा था। कुछ देर बाद प्रोफेसर ने कक्षा में प्रवेश किया। वह आकर्षक और स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे, जिससे उनकी गरिमा साफ झलक रही थी। अपना संक्षिप्त परिचय देने के बाद उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। ये कक्षा कार्टोलॉजी की थी। कार्टोलॉजी एक ऐसा विषय था जो श्रापों से संबंधित था। श्राप का उपयोग दुश्मन को कमजोर करने के लिए किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पुजारी आशीर्वाद देकर किसी को मजबूत करते हैं।
श्राप की खासियत यह थी कि इसका असर आशीर्वाद की तुलना में जल्दी होता था, जिससे यह पुजारियों के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार माना जाता था। प्रोफेसर ने छात्रों के बीच कुछ पौधे वितरित किए और एक अभ्यास उपकरण दिया जिस पर श्राप डालने का अभ्यास करना था। साइमन को यह अभ्यास करने में मुश्किल हो रही थी, जबकि हेक्टर मूर नामक छात्र ने पहली कोशिश में ही सफलतापूर्वक पौधे पर श्राप डाल दिया। उसकी इस प्रतिभा ने प्रोफेसर को प्रभावित किया। इसके बाद व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए साइमन को बुलाया गया, क्योंकि वह विशेष प्रवेश छात्र नंबर 1 था। उसके साथ हेक्टर को भी बुलाया गया। दोनों को एक दूसरे पर एग्जॉस्ट नामक श्राप का प्रयोग करना था, जिसमें जो पहले थककर गिरता वह हार जाता। हेक्टर ने तेजी से एक के बाद एक श्राप साइमन पर डालना शुरू कर दिया। आमतौर पर 4 श्रापों तक सहन करने की सीमा होती है, लेकिन साइमन ने 9 श्राप सह लिए। अंत में उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एकमात्र एग्जॉस्ट मंत्र डाली और हेक्टर पर वार किया। हेक्टर गिरने ही वाला था, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर ने अभ्यास को रोक दिया और हेक्टर को विजेता घोषित कर दिया। हालांकि प्रोफेसर ने देख लिया था कि साइमन ने 9 श्रापों को सहन किया और उसकी एकमात्र श्राप ने हेक्टर को लगभग पूरी तरह से थका दिया था। प्रोफेसर चाहता था कि साइमन कार्टोलॉजी को अपना प्रमुख विषय चुने। हालांकि पहले वर्ष में सभी छात्र सुरक्षा अवधि में होते हैं, जिसमें कोई भी शिक्षक उन्हें किसी विशिष्ट विषय को चुनने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता और न ही उन्हें अकादमी से निकाला जा सकता है। लेकिन दर्शक छात्रों को यह बात नहीं पता थी। उन्होंने केवल यह देखा कि साइमन को एक श्राप डालने में परेशानी हो रही थी, जबकि हेक्टर ने 9 श्राप आसानी से डाल दिए थे। इससे वे सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर साइमन को विशेष प्रवेश में पहला स्थान कैसे मिला। अगले दिन साइमन अपने नाव वाले दोस्त हार्वर्ड के साथ बैठा था। वह थका हुआ दिख रहा था, लेकिन यह थकान एक्स हॉस्ट मंत्र के प्रभाव से नहीं थी, बल्कि पूरे दिन शिक्षकों द्वारा बार-बार उसे मेलिन के खिलाफ खड़ा करने की वजह से थी। मेलिन कक्षा की अव्वल छात्रा थी और शायद इसी कारण सभी शिक्षक ये जानना चाहते थे कि विशेष प्रवेश संख्या 1 को आखिर क्यों चुना गया था। पूरा परिसर साइमन की साधारण क्षमताओं की चर्चा कर रहा था। छात्र फुसफुसा रहे थे कि साइमन में कुछ भी खास नहीं है और उसकी विशेष प्रवेश की उपाधि केवल एक गलतफहमी थी, लेकिन दूसरी ओर एक और चर्चा भी चल रही थी। सभी कह रहे थे कि वे हेक्टर के गिरोह में शामिल होंगे, क्योंकि उसने अब तक शानदार प्रदर्शन किया था। हार्वर्ड ने यह सब सुनने के बाद साइमन की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो लड़के अभी चमक रहे हैं, उन्होंने सालों तक तैयारी की होगी। तुम्हारा असली हुनर अभी बाहर नहीं आया है, तुम एक लेट ब्लूमर हो। साइमन ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। हार्वर्ड की बातों में सच्चाई थी। उसने कभी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था। जो कुछ भी उसने सीखा था, वह अपने पिता से सीखा था, और वह भी केवल कुछ दिनों में। हार्वर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे किसी का गिरोह ज्वाइन करना है, तो मैं तुम्हारा करूंगा। साइमन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद हार्वर्ड की यह छोटी सी बात उस दिन की सबसे बड़ी तसल्ली थी। समनलॉजी की कक्षा में प्रोफेसर एरन इतिहास पढ़ा रहे थे। वे बता रहे थे कि पुराने समय में नेक्रोमैंसर अक्सर कब्रों से ताबूत चुरा लेते थे और एक कंकाल को बुलाने में बहुत अधिक जादुई ऊर्जा खर्च होती थी। समनिंग की पढ़ाई महंगी थी और पुजारियों के एक साधारण होली स्पेल से अधिकांश कंकालों को पल भर में ध्वस्त किया जा सकता था। आधुनिक समय में मानव कंकाल मिलना लगभग असंभव था, इसलिए सभी को जानवरों के कंकालों पर अभ्यास करना पड़ता था। लेकिन प्रोफेसर का निराशावादी रवैया सभी छात्रों को खल रहा था। थोड़ी देर बाद कक्षा में एक जानवर का कंकाल लाया गया। यह पहाड़ी चूहे का कंकाल था, जिसकी हर हड्डी पर एक क्रम संख्या अंकित थी। सभी छात्रों को अपनी जादुई उन हड्डियों में उड़े लेनी थी और क्रम संख्याओं को याद रखते हुए सभी हड्डियों को जोड़ना था। हेक्टर मूर ने हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी समनिंग पूरी की और एकदम सटीक रंग से पहाड़ी चूहे का कंकाल खड़ा कर दिया। लेकिन साइमन को एक बार फिर काफी समय लग गया। शिक्षक ने हमेशा की तरह साइमन और हेक्टर को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस बार उनकी परीक्षा यह थी कि दोनों को अपने बनाए हुए कंकाल चूहे का उपयोग करके मेज पर एक रत्न को लाना था। हेक्टर ने तेजी से क्रम संख्या के अनुसार हड्डियों को जोड़ना शुरू किया और जल्द ही उसका कंकाल चूहा तैयार हो गया। उसने अपने चूहे को आदेश दिया और चूहा सीधे रतन की ओर दौड़ पड़ा। साइमन को क्रम संख्या याद नहीं रही थी।
लेकिन उसने हड्डियों पर ध्यान देने के बजाय अपने मन की शक्ति पर भरोसा किया। उसने अपनी जादुई ऊर्जा कंकाल के हर हिस्से में उड़ेल दी और अपनी इच्छा से उसे जोड़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे हड्डियां खुद ब खुद एक दूसरे से जुड़ने लगीं। हेक्टर का चूहा रतन को उठाकर अपनी ओर ला रहा था, लेकिन तभी अचानक एक दूसरी कंकाल भुजा ने हवा में झपट्टा मारा और रतन छीन लिया। यह हाथ साइमन के अधूरे कंकाल का था, जिसने अपने शरीर के जुड़ने से पहले ही स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया था। साइमन कंकाल अधूरा होते हुए भी अलग-अलग हिस्सों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर रहा था। उसके चूहे ने हवा में फेंके गए रतन की ओर छलांग लगाई। एक हाथ गायब होने के बावजूद उसे पकड़ लिया और सीधे साइमन के पास ले आया। पूरी कक्षा हतप्रभ थी। हेक्टर अवाक रह गया। साइमन की अनोखी तकनीक ने सबको चौंका दिया था। प्रोफेसर एरन ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, शायद हम यहाँ एक अनोखी प्रतिभा को देख रहे हैं। प्रोफेसरों के बैठक कक्ष में नए छात्रों के बारे में चर्चा हो रही थी, खासकर विशेष प्रवेश वाले छात्रों पर। इस बातचीत का केंद्र सरीन थी, जिसे सभी शिक्षक भविष्य की महान जादूगरनी मान रहे थे। लेकिन जब बात साइमन पर आई, तो सभी शिक्षक सतर्क हो गए। वे जानबूझकर उसे एक साधारण औसत छात्र दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मगर उनके दिलों में सभी उसे एक ऐसा अनमोल खजाना मान रहे थे, जिसे हर कोई अपने विभाग में शामिल करना चाहता था। तभी बैठक कक्ष का दरवाजा खुला और नेफ्टिस अंदर आई। बहिल, जो कार्टोलॉजी के प्रोफेसर थे, ने उसे चुपचाप एक आइसक्रीम थमा दी। यह सबको पता था कि नेफ्टिस को मीठी चीजें बहुत पसंद थीं। नेफ्टिस ने आइसक्रीम चाटते हुए लापरवाही से पूछा, तो नए छात्रों में कोई दिलचस्प प्रतिभा है? सभी शिक्षक एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। प्रोफेसर बहिल ने बिना उसकी आंखों में देखे कहा, कुछ खास नहीं, बस वही पुराने प्रतिभाशाली छात्र। नेफ्टिस हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम दिलचस्प। उसकी मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ पहले ही जानती हो। फिर उसने अपनी आइसक्रीम खाई और कक्ष में चुप्पी छाई। साइमन और हार्वर्ड अपने छात्रावास में खाली कमरों के बारे में जानकारी ले रहे थे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें तीसरी मंजिल पर एक खाली कमरा बताया, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी कि उन्हें वह कमरा काजन नाम के छात्र के साथ साझा करना होगा। काजन दूसरे वर्ष का कुख्यात छात्र था, जिसने अपने कई रूम पार्टनर को पहले ही बाहर निकाल दिया था। वह भी विशेष प्रवेश पाने वाला छात्र था। रिसेप्शनिस्ट ने सलाह दी कि वे इस पर दोबारा सोचें। हार्वर्ड ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन साइमन बिना झिझक सहमन और हार्वर्ड उस डॉर्मेट्री में पहुंचे जहां काजन पहले से रहता था। तो काजन ने आधे ध्यान से उन्हें देखा और खुद से बड़बड़ाया, एक साल गुजर गया। नए छात्र, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? काजन ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर सारी डॉर्मेट्री भर चुकी है तो कोई ना कोई तो यहाँ जरूर आएगा। बस एक बात याद रखना, जब मैं जागा रहूं तब कोई शोर मत करना, जब मैं सो जाऊं तब जो चाहे करो। रात में नहाने के बाद साइमन ने अपनी सबस्पेस खोली और एक माउंटेन रैट का कंकाल निकाला। उसने पूरी रात अभ्यास किया, लेकिन किसी तय क्रम में नहीं, बल्कि अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए। जैसे ही कंकाल बना, साइमन ने उसे तोड़ दिया। हार्वर्ड हैरान होकर बोला, तुमने इसे तोड़ा क्यों?" साइमन ने बिना जवाब दिए वही नया जादू आजमाया जो प्रोफेसर आरोन ने सिखाया था, रिस्टोर। ये एक विशेष जादू था जो टूटे हुए कंकालों को उनके मूल रूप में बहाल कर सकता था, बशर्ते उन्हें डार्क मैजिक से ऊर्जा दी जाए। साइमन ने वातावरण में अपनी डार्क मैजिक छोड़ी और कंकाल खुद ब खुद जुड़ गया। ये देख हार्वर्ड दंग रह गया। पूरी रात साइमन कंकाल के जोड़ तोड़ के साथ प्रयोग करता रहा और अंत में उसने एक मानव जैसा माउंटेन रैट कंकाल बना लिया। अगले दिन डार्कनेस डायनामिक्स की कक्षा थी। यहाँ रून्स का महत्व और उनका मूल सिखाया जा रहा था। यह पूर्णतः तर्क और गणना पर आधारित विषय था, ठीक गणित की तरह। इसके बाद मैजिकल कॉम्बैट की कक्षा शुरू हुई। यह कक्षा खुले मैदान और जंगल में होती थी। छात्रों को आश्चर्य हो रहा था कि प्रोफेसर कहाँ है। तभी हिप्पोज का एक झुंड दौड़ता हुआ आया और उन्हें घेर लिया। सभी छात्र डर से कांपने लगे, लेकिन अचानक वे हिप्पो रुक गए। तभी टीए ट्रेनिंग अटेंडेंट ने संकेत किया कि सभी छात्र हिप्पो पर चढ़ जाएं। इसके बाद एक लंबी और उबड़-खाबड़ यात्रा के बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, जहां उन्हें एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक दी गई। इसके बाद प्रोफेसर हांगपेंग आई। वे एक दंतकथाओं में दर्ज योद्धा ने लेजेंडरी अनडेड हाइड्रा के 100 सिर तोड़ दिए थे और 5 दिनों तक लगातार युद्ध कर उसे हराया था।
उन्होंने छात्रों को आदेश दिया, दौड़ना शुरू करो और मेरा अनुसरण करो। उनका पहला सिद्धांत था, एक मजबूत दिमाग के लिए एक मजबूत शरीर आवश्यक है। कुछ छात्र इस कसरत को पसंद कर रहे थे और पेड़ों के बीच छलांग लगा रहे थे, जबकि बाकी संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार वे एक गहरी घाटी तक पहुंचे। प्रोफेसर हांगपेंग ने आदेश दिया, अपनी डार्क एनर्जी को पैरों में इकट्ठा करो और एक बार में छोड़ो। इससे तुम्हें ऊंचाई तक उछाल मिलेगा। इसके बाद उन्होंने खुद छलांग लगाई और घाटी के दूसरी ओर साफ और सुंदर लैंडिंग की। कई छात्रों ने इसे पहली बार में ही सीख लिया, लेकिन कुछ गिरकर घायल हो गए। हेक्टर की छलांग सबसे ऊंची थी, लेकिन साइमन ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा केंद्रित की और फिर छलांग लगाई। उसकी छलांग हेक्टर से भी ऊंची थी। प्रोफेसर इससे प्रभावित हुई। केवल दो छात्र नीचे गिर गए। उनमें से एक थी एक कमजोर दिखने वाली वैम्पायर लड़की। हार्वर्ड ने बुदबुदाया, शायद ये पहली छात्रा होगी जिसे अकादमी से निकाला जाएगा। जब वे आगे बढ़ने लगे तो प्रोफेसर हांगपेंग अचानक लापता हो गईं। तभी वही हिप्पोज का झुंड फिर से आया। साइमन ने तुरंत छलांग लगाई, डरते हुए कि ये हिप्पो हमला कर सकते हैं। लेकिन जब वह उतरा तो उसने देखा कि कुछ छात्रों ने डार्क मैजिक से पोल बनाए थे। कुछ ने हिप्पोज को वश में कर लिया था और कुछ ने नई रणनीतियों से उन्हें रोका। तभी प्रोफेसर हांगपेंग प्रकट हुई और कहा, यह सिर्फ तुम्हारी सजगता की परीक्षा थी। इसके बाद उन्होंने छात्रों को तरह को स्नैक्स दिए। अगली परीक्षा में छात्रों को एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना था, जबकि उन पर थकावट बढ़ाने वाला मंत्र डाला गया था। ये साइमन और हेक्टर के बीच प्रतिस्पर्धा में बदल गया, लेकिन फिर मेलिन बिल्कुल सामान्य तरीके से चलती हुई ऊपर पहुंच गई। हेक्टर चिल्लाया, यह धोखाधड़ी है। लेकिन प्रोफेसर हांगपेंग सिर्फ मुस्कुराई। कक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों को वापस अकादमी भेजने के लिए एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाया गया। लेकिन जैसे ही साइमन सर्कल में कदम रखता है, वह एक अज्ञात स्थान पर पहुंच जाता है। वह प्रोफेसर हांगपेंग के घर में था। उन्होंने समझाया, किसी ने टेलीपोर्टेशन सर्कल के साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए मैंने तुम्हें सुरक्षित रूप से यहाँ बुला लिया। उन्होंने साइमन की डार्क मैजिक पर पकड़ की तारीफ की और उसे मैजिकल कॉम्बैट में मेजर लेने का सुझाव दिया, लेकिन साइमन ने कुछ समय मांगा। जब साइमन अकादमी के सार्वजनिक स्नानागार में पहुंचा तो उसने उत्साहित हार्वर्ड को देखा, जो बता रहा था कि वह प्रोफेसर बाहिल के कार्यालय में टेलीपोर्ट हुआ था। तभी हेक्टर गुस्से में आया। मेलिन से हारने की वजह से वह आग बबूला था। उसने हार्वर्ड को अपमानित करना शुरू किया, लेकिन हार्वर्ड ने उसे चिढ़ाया, जिससे हेक्टर और भड़क गया। उसने एक आक्रामक जादू डाला, लेकिन साइमन ने बीच में आकर उसे एक जबरदस्त राउंड किक मारी। हेक्टर ने इसे ब्लॉक किया और लड़ाई शुरू होने वाली थी कि काजन आ गया। हेक्टर रुक गया और गुस्से में बुदबुदाया, तुमसे बाद में मिलूंगा। सप्ताहांत का समय था। साइमन और हार्वर्ड सोच रहे थे कि इस बार का वीकेंड कैसे बिताया जाए। हार्वर्ड ने कहा, मैं इस बार रोचक जाऊंगा, कुछ बिजनेस का काम देखना है। फिर उसने समझाया कि एकेडमी से मिलने वाला स्टाइपेंड इतना कम है कि दूसरे साल में गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि अभी से कुछ और कमाने का तरीका ढूंढ लिया जाए। ये कहकर वह एकेडमी से निकल गया। साइमन अकेले अपने कमरे में बैठा मिठाइयाँ खा रहा था। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे खिड़की से घूर रहा है। उसने खिड़की की ओर देखा तो वहां नेफ्टिस खड़ी थी। कुछ हल्की-फुल्की बातचीत के बाद नेफ्टिस ने बताया कि उसके पिता भी कभी इसी एकेडमी के छात्र थे, लेकिन वे अक्सर कक्षाओं से भाग जाते और प्रोफेसरों का मजाक उड़ाते थे। साइमन ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या उन्होंने यहां से स्नातक किया? नेफ्टिस ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, उन्होंने दूसरे साल में ही एकेडमी छोड़ दी थी। उनका कहना था कि यह जगह उनके लिए बहुत छोटी है। फिर उसने साइमन को एक प्राचीन खंडहर का मैप दिया। साइमन ने तय किया कि वह रात को वहां जाएगा, बिना पहरेदारों की नजरों में आए। रात होते ही साइमन में से चुपचाप निकल पड़ा। घने जंगलों के बीच चलते हुए अचानक एक वेयरवुल्व्स ने उस पर हमला कर दिया। साइमन ने उसके पहले दो वारों को मुश्किल से चकमा दिया और फिर उसने अपने संशोधित चूहे के कंकाल को बुलाया। अब वह कंकाल इंसानों की तरह चल सकता था और हाथ में तलवार पकड़े था। दोनों ने मिलकर वेयरवुल्फ पर हमला कर दिया। तलवारें उसके शरीर में गहराई तक उतर गई, जिससे वह लड़खड़ा गया। साइमन ने मौके का फायदा उठाया और अपनी तलवार पूरी ताकत से वेयरवुल्फ के शरीर में घुसेड़ दी। भेड़िया कुछ क्षण तड़पने के बाद गिर पड़ा। वह मर चुका था। खंडहर तक पहुंचकर साइमन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई प्रवेश द्वार नहीं दिखा। उसने अनुमान लगाया कि यह भूमिगत होगा, इसलिए खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसे एक दरवाजा मिला, जिस पर एक रहस्यमय यंत्र लगा था। साइमन ने उसमें अपनी डार्क मैजिक डाली और दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक पत्थर का मोनोलिथ दिखाई दिया,
जिस पर कुछ प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे। पास ही एक विशाल खोपड़ी पड़ी थी। जैसे ही साइमन ने उसे छुआ, उसे महसूस हुआ कि यह बहुत प्राचीन थी। उसने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ा और मैजिक डाली। वह घबरा गया था कि कहीं ये जीवंत होकर उस पर हमला न कर दे। इसके बाद उसने खोपड़ी से जुड़े कंकाल के अंगों को जोड़ा और धीरे धीरे एक विशाल कंकाल योद्धा का शरीर तैयार हो गया। अचानक मनोलिखे अक्षर चमक उठे और एक तीव्र रोशनी फैली। कंकाल ने बोलना शुरू किया। किसने मेरी शांति भंग की? कंकाल की गहरी आवाज गूंजी। तुम कौन हो? साइमन ने उत्तर दिया। मैं साइमन फोलेंटिया हूं। जैसे ही कंकाल ने फोलेंटिया नाम सुना, उसने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम रिचर्ड फोलेंटिया के वंशज हो? साइमन ने जवाब दिया, मैं उनका पुत्र हूँ। कंकाल का चेहरा भाव शून्य था, लेकिन उसके स्वर में एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया थी। उसने कहा, मेरा नाम फियर है। तुम्हारे पिता ने ही मुझे और मेरी सेना बटालियन को मुक्त किया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उन्होंने हमें भंग कर दिया। अगर तुम चाहो तो मुझसे कंट्रैक्ट कर सकते हो। बैटालियन एक विशेष प्रकार के अनडेड थे। वे अपनी स्वयं की इच्छा शक्ति रखते थे और अनडेड होते हुए भी वे अपने मालिक की मैजिक का उपभोग नहीं करते थे। साइमन ने कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लिया। उसने अपना हाथ फियर के कोर पर रखा, और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही साइमन को महसूस हुआ कि उसकी जादुई कोर पहले से अधिक बड़ी और स्थिर हो गई है। अब वह लाखों अनडेड को नियंत्रित कर सकता था, बिना किसी दुष्प्रभाव के। इसके बाद फियर ने खुलासा किया कि बैटालियन को अब तक क्यों छुपना पड़ा। रिचर्ड फोलेंटिया ने एक पुजारिन से प्रेम किया था और 100 साल के युद्ध के दौरान बैटालियन को उसकी रक्षा करने का आदेश दिया था। इस संघर्ष में उन्होंने कई नेक्रोमैंसर को मार डाला था। इस वजह से उन्हें खतरनाक माना जाता था और उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। जब साइमन ने अपनी माँ का नाम सुना, तो वह आश्चर्य में पड़ गया। फियर और साइमन ने भविष्य की योजना बनाई। साइमन को कीजेन अकादमी में रहकर और अधिक जगह ज्ञान प्राप्त करना था, जबकि फियर को बैटालियन के बचे हुए सदस्यों की तलाश करनी थी। इसके बाद साइमन एकेडमी लौट आया और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह हार्वर्ड भी वापस आ गया और उन्होंने आगामी परीक्षा पर चर्चा शुरू कर दी। ये परीक्षा एक समूह कार्य थी। हर समूह में 4 सदस्य होने चाहिए, एक मुख्य योद्धा और बाकी 3। या तो मुख्य योद्धा को बूस्ट देने वाले होंगे या फिर दुश्मन को कमजोर करने वाले। उनकी परीक्षा का लक्ष्य था एक ओगर को हराना। लिखित परीक्षा के बाद सभी छात्रों के अंक अकादमी की दीवार पर प्रदर्शित कर दिए गए। साइमन ने अधिकांश विषयों में औसत से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन समनोलॉजी में 76 अंक हासिल किए। दूसरी ओर हार्वर्ड ने सभी विषयों में औसत अंक प्राप्त किए, लेकिन डार्कनेस डायनामिक्स में 74 अंक थे। अब साइमन के समूह को कार्टोलॉजी और हीमेटोलॉजी में कुशल 2 छात्रों की आवश्यकता थी। लेकिन समस्या ये थी कि अधिकांश समूह पहले ही बन चुके थे और साइमन के कम औसत अंकों के कारण कोई भी उसके समूह में शामिल नहीं होना चाहता था। आखिरकार साइमन ने मैलिन से संपर्क किया, जो अकेली छात्रा थी जिसका औसत 90 से अधिक था। मैलिन ने साइमन का मजाक उड़ाया और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे असफल छात्र के साथ समूह बनाऊंगी? लेकिन साइमन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं तुम्हें हर क्षेत्र में पछाड़ दूंगा और अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं अकादमी छोड़ दूंगा। इतना साहसी दावा सुनकर मैलिन सहमत हो गई। एक कारण यह भी था कि वह समनोलॉजी की प्रैक्टिकल परीक्षाओं में कमजोर थी और साइमन ने पहले हेक्टर को हराकर अपनी क्षमता साबित की थी। अब समूह को हीमेटोलॉजी में विशिष्टता प्राप्त किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। आखिरकार उन्होंने उर्सुला को अपने समूह में शामिल किया, वही लड़की जो पहाड़ी कूद के दौरान गिर गई थी। लेकिन लिखित परीक्षा में उसने हीमेटोलॉजी में 87 अंक प्राप्त किए थे। इस तरह साइमन, हार्वर्ड, मैलिन और उर्सुला का समूह तैयार हो गया। उर्सुला एक महान वैम्पायर परिवार से थी जिसका 100 वर्ष के युद्ध में सक्रिय योगदान रहा था। दूसरी ओर मैलिन का संबंध आइवरी टावर से था, जिसे मैजिक टावर के नाम से भी जाना जाता था। एक ऐसा टावर जिसने 100 वर्ष के युद्ध में अपनी विनाशकारी शक्ति दिखाई थी। हार्वर्ड एक बड़े व्यापारी समूह का तीसरा बेटा था, जिसे व्यापार और संसाधनों का गहरा ज्ञान था। इस प्रकार 4 अलग-अलग पृष्ठभूमियों के लोग एक समूह में आ गए। मेलिन को समूह का नेता चुना गया और समूह का नाम रखा गया टीम जेवेल। बाकी समूहों में कुछ शास्त्र संतुलित थे, जहां सदस्यों की क्षमताएं एक दूसरे के पूरक थीं, जबकि कुछ बेहद असंतुलित थे, जहां सभी सदस्य केवल एक ही विषय में निपुण थे और बाकी विषयों में कमजोर। अब सभी समूहों को समूह मूल्यांकन की तैयारी करने के लिए कहा गया, जो पहले आभासी वर्चुअल रूप में होगा और फिर वास्तविक दुनिया में किया जाएगा।
छात्रों को ओगर को हराने की योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। मेलिन की योजना सीधी थी। साइमन अपने स्केलेटन से ओगर को विचलित करेगा, उर्सुला उसके मूवमेंट को बाधित करेगी, हार्वर्ड एग्जॉस्ट स्पेल से उसे कमजोर करेगा और फिर मेलिन फायरबॉल से हमला करके उसे मार देगी। लेकिन जब उन्होंने ये योजना प्रस्तुत की तो प्रोफेसर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड और उर्सुला अपनी जादुई क्षमताओं का आक्रामक रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद टॉक्सिकोलॉजी की कक्षा थी, जहां छात्रों को लो ग्रेड पॉइजन पोशंस बनाना सिखाया गया। इसी दौरान उन्होंने एक हाई ग्रेड पॉइजन पोशन बनाने और इसे ओगर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई, लेकिन इसकी सामग्री केवल जंगल में पाई जाती थी। साइमन और उर्सुला जंगल में सामग्री इकट्ठा करेंगे, हार्वर्ड पहरेदारों पर नजर रखेगा और मैलिन प्रयोगशाला को तैयार रखेगी। लेकिन हेक्टर का एक अनुयायी इस योजना को सुन लेता है और हेक्टर को बता देता है। रात में जब साइमन और उर्सुला जंगल में गए तो कोई पहरेदार नहीं था, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे सभी पहरेदार वापस आ गए और किसी को खोजने लगे। साइमन और उर्सुला एक चट्टान के पीछे छिप गए, लेकिन शिकारी कुत्ते उनकी गन पकड़ चुके थे और उनके पीछे थे। तो साइमन ने अपने कंकाल को बाहर भेजा ताकि वह पहरेदारों का ध्यान भटका सके। जैसे ही पहरेदार उस कंकाल के पीछे भागे, उर्सुला ने शिकारी कुत्ते को रोकने की कोशिश की। उसने अपना रक्त जादू इस्तेमाल करके कुत्ते की आंखों पर हमला किया, जिससे वह कुछ समय के लिए अंधा हो गया। लेकिन शिकारी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत तीरों की बौछार शुरू कर दी। दोनों छिपने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर वे पकड़े जाते तो उन्हें अकादमी से निष्कासित कर दिया जाता। वे घने जंगल में भागे और थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए रुके। तभी साइमन को पास से प्रार्थना करने की आवाज सुनाई दी। झाड़ियों के बीच से देखने पर उसने देखा कि एक पुजारी एक वेदी के सामने प्रार्थना कर रहा था, जिस पर एक लड़की की लाश बंधी हुई थी। ये दृश्य चौंकाने वाला था। एक पुजारी जो आमतौर पर पवित्र जादू का उपयोग करता है, यहाँ मृतकों के साथ कुछ कर रहा था। इसका मतलब था कि वह व्यक्ति नेक्रोमैंसी और होली मैजिक दोनों का उपयोग कर सकता था, जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइमन के मन में कई सवाल उठे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, पुजारी ने उसे देख लिया। अचानक उसने अपनी जंजीर साइमन की ओर फेंकी। साइमन ने तेजी से पीछे हटकर पहले कुछ हमलों से बचाव किया और अपनी तलवार निकाल ली। लेकिन जैसे ही उसने उसे झटके से वार करने के लिए आगे बढ़ाया, पुजारी की जंजीर ने उसकी तलवार को चकनाचूर कर दिया। अब उसके पास कोई हथियार नहीं था और वह कंकालों को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे पुजारी के जादू के आगे टिक नहीं पा रहे थे। साइमन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने फीर को बुलाया। जैसे ही फीर प्रकट हुआ, उसने अपनी भारी तलवार से पुजारी की जंजीरों को काट डाला और उसकी पवित्र भाला भी झटक दिया। फीर ने साइमन को इशारा किया कि यह पुजारी खिएजेन अकादमी के प्रोफेसरों के स्तर का था और वह इसे खुद संभाल सकता था। उसने साइमन को भागने का संकेत दिया। साइमन और उर्सुला तेजी से पीछे हटे, लेकिन वे अचानक एक पहाड़ी के किनारे पहुंच गए। साइमन के लिए यह कूदना आसान था, लेकिन उर्सुला ऐसा नहीं कर सकती थी। शिकारी कुत्ते उनकी ओर बढ़ रहे थे और उर्सुला ने लगभग हार मान ली। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि वह साइमन का नाम नहीं बताएगी और उसे अकेले भाग जाना चाहिए। लेकिन साइमन उसे पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने उर्सुला को अपनी बाहों में उठाया और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। वह पहाड़ी के दूसरी तरफ सुरक्षित उतर गया, लेकिन उर्सुला घायल थी। वह उसे अस्पताल नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वहां जाने पर डॉक्टरों को उसके जख्मों का कारण बताना पड़ता। इसलिए वह उसे अपने डॉर्म में ले गया और एक महिला से मदद मांगी, जिसे उसने पहले किसी समय सहायता की थी। उसने उर्सुला के घावों पर पट्टी बांधनी शुरू की और इस तरह वे मुश्किल से इस घटना से बच पाए। साइमन अपने डॉर्म में पहुंचा, जहां हार्वर्ड पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। हार्वर्ड बेहद चिंतित था और उसने बताया कि उसे भी गार्ड ने पीछा किया था, जिस वजह से वह साइमन को कोई संकेत नहीं दे सका। साइमन ने उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक है। रात को सोने से पहले साइमन उस पुजारी के बारे में सोच रहा था। वह निश्चित रूप से कीजेन अकादमी के लिए एक गद्दार हो सकता था। ये बात बहुत गंभीर थी, इसलिए उसने तय किया कि वह खुद नेफ्टिस को इसकी सूचना देगा। अगली सुबह उसने उर्सुला को समझाया कि वह इस पुजारी या बीती रात की घटना के बारे में किसी को कुछ न बताए। उर्सुला ने सहमति जताई। इसके बाद वे अपनी अगली कक्षा में गए, जो कि कार्टोलॉजी की थी। प्रोफेसर बाहिल ने समझाया कि कार्टोलॉजी के मंत्रों का उपयोग किसी की टीम को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। विशेष रूप से ट्रांसफर कर्स स्पेल के माध्यम से कोई अपनी डार्क एनर्जी दूसरों को हस्तांतरित कर सकता है। इस अभ्यास के लिए लक्ष्य एक पौधा था। छात्रों को अपनी डार्क एनर्जी को पौधे में स्थानांतरित करना था। साइमन को इस प्रक्रिया में कठिनाई हो रही थी।
वह ठीक से ऊर्जा स्थानांतरित नहीं कर पा रहा था। तब प्रोफेसर बाहिल उसके पास आए और उसे निर्देश दिया कि वह अपने जादुई कोर से जुड़ने की कोशिश करे। उन्होंने समझाया कि उसे अपने कोर को ज़बरदस्ती ऊर्जा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे शांत करना चाहिए, जिससे ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बाहर आए। साइमन ने जैसे ही ये तकनीक अपनाई, उसका पौधा एक विशाल वृक्ष में बदल गया, पूरी कक्षा में सबसे बड़ा। इसके बाद की कक्षा में प्रोफेसर हांगपेंग ने साइमन को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया। वह उसे सिखा रही थीं कि कैसे पैरों में ऊर्जा इकट्ठा करके एक शक्तिशाली किक मारी जाए। ये विशेष प्रशिक्षण देखकर कक्षा के अन्य छात्र ईर्ष्या से भर गए। कुछ छात्र, जिनमें मेलिन भी शामिल थी, साइमन के पास आए और उससे अनुरोध किया कि वह उन्हें भी ये तकनीक सिखाए। इसके बाद समनोलॉजी की कक्षा थी, जहां प्रोफेसर एरन पुनर्स्थापन रेस्टोरेशन मंत्र सिखा रहे थे। लेकिन साइमन पहले ही इसे कई बार कर चुका था, इसलिए वह ध्यान नहीं दे रहा था। मेलिन ने उससे पूछा कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहा, तो जवाब में साइमन ने उसे अपना रेस्टोरेशन कौशल दिखाया। इसी बीच प्रोफेसर एरन उनके पास आए और साइमन को कक्षा के बाद रुकने के लिए कहा। मेलिन, उर्सुला और हार्वर्ड चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि प्रोफेसर साइमन को डांटने वाले हैं। लेकिन इसके विपरीत एरन ने उसे अतिरिक्त पाठ पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने उसे एक शक्तिशाली हड्डी की कवच, बोन आर्मर, दिखाई, जो एक दानव की खोपड़ी से बनी थी। उन्होंने समझाया कि यदि कोई अपने शरीर को हड्डियों से डंक ले, तो वह एक शक्तिशाली कवच बन सकता है। इसके अलावा, जब कोई पुनर्स्थापन मंत्र कर रहा हो और हड्डी हवा में हो, तो उसकी नोक को लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जा सकता है, या फिर पुनर्स्थापन को बीच में ही रोककर हड्डियों को एक दूसरे से जोड़कर जंजीर बना सकते हैं। एक अन्य तकनीक में हड्डियों को जमीन में गाड़कर एक कैदखाना बनाया जा सकता है। ये सभी दूसरी वर्ष की कक्षाओं के पाठ थे, समझ, लेकिन साइमन इसे अभी ही सीख रहा था। साइमन ने अभ्यास के दौरान हड्डियों को एक पेड़ के चारों ओर लपेट दिया और फिर पुनर्स्थापन प्रक्रिया को रोककर पूरी ताकत से पेड़ को बीच से तोड़ दिया। प्रोफेसर एरन उसकी इस दक्षता से प्रभावित हुए। बाहर मैलिन और बाकी लोग बेचैनी से साइमन का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि उन्होंने उसे डांटा नहीं बल्कि अतिरिक्त पाठ पढ़ाया, तो वे फिर से ईर्ष्या से भर गए। लेकिन जलन का समय नहीं था। अगले दिन उन्हें अपने ओगर के खिलाफ लड़ाई की परीक्षा देनी थी। उन्होंने अपने उच्च स्तरीय जहर का मिश्रण तैयार कर लिया और अब पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन क्या उनकी योजना सफल होगी? क्या साइमन और उसकी टीम ओगर को हरा पाएगी, या फिर ये परीक्षा उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर देगी? साइमन कैफेटेरिया में अकेला बैठा था और किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की वहां आई, वह थी लोरेन आर्कबोल्ड। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। साइमन ने उसकी तारीफ की कि वह स्कूल ड्रेस में अच्छी दिख रही थी। इसके बाद वह हंसी मुख्य मुद्दे पर आ गया। साइमन ने बताया कि केटजेन में एक खास व्यक्ति है जो होली और डार्क मैजिक दोनों जानता है। यह सुनकर लोरेन गुस्सा हो गई और बोली कि यह जरूर एनफिले के प्रीस्ट्स का काम होगा। एनफिले केजन की तरह ही एक प्रीस्ट्स की अकादमी थी। फिर उसने साइमन से कहा कि यह बात अपने तक ही रखे, क्योंकि कौन जानता है, शायद कोई प्रोफेसर ही गद्दार हो। इसके बाद वे दोनों उसी जगह गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कोई निशान तक नहीं कि वहां कभी कुछ हुआ था। लोरेन ने अंदाजा लगाया कि यह जरूर कोई बेहद शक्तिशाली व्यक्ति होगा, क्योंकि आमतौर पर कुछ न कुछ निशान जरूर छूट जाते हैं। फिर उसने साइमन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, लेकिन साइमन ने बात टालते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं होगा। आखिर में दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने डॉर्म की तरफ चल दिए। अगले दिन सुबह सुबह ओगर के साथ लड़ाई होनी थी। ये लड़ाई पहले वर्चुअल रूप में 3 बार होनी थी और फिर असली ओगर के साथ। सभी को एक वेस्ट दिया गया था और जब वेस्ट का डिफेंस शून्य हो जाता तो वह टीम हार जाती। सबसे पहले सिंडी की टीम गई। सिंडी स्पिरिटोलॉजी में माहिर थी, लेकिन उसका एक भी हमला ओगर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। सिर्फ 1 मिनट के भीतर ही वह हार गई। वेटिंग रूम में हार्वर्ड ने गौर किया कि ओगर का एक मुक्का सीधे वेस्ट के डिफेंस को आधा कर देता है और वह काफ़ी तेज भी है। लेकिन मालिन फिर भी आत्मविश्वास से भरी थी कि वह उसे हरा देगी। अब बारी टीम 7 और हेक्टर की टीम की थी। साइमन और बाकी सब ओगर के सामने आए और एक जोरदार गर्जना के साथ लड़ाई शुरू हुई। पहली लड़ाई योजना के अनुसार साइमन के कंकाल ने ओगर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन मालिन का फायरबॉल उतना शक्तिशाली नहीं था। और हार्वर्ड को एक्सहॉस्ट स्पेल कास्ट करने में ज्यादा समय लग गया। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ एक मुक्के से ही मालिन नॉकआउट हो गई और टीम 7 1 मिनट भी टिक नहीं पाई।
हेक्टर की टीम ने बिना कोई नुकसान झेले ओगर को तुरंत हरा दिया। बाहर आते ही हेक्टर ने साइमन का मजाक उड़ाया। मालिन ने अगले राउंड में फिर से खुद को लीड फाइटर रखकर लड़ने का फैसला किया। इस बार हार्वर्ड और कामी दोनों ने एक साथ एक्सहॉस्ट स्पेल डाला ताकि ओगर को थकाया जा सके। साइमन के कंकाल ने फिर से ओगर को भटकाने की कोशिश की, लेकिन दो दो एक्सहॉस्ट स्पेल का कभी कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद ओगर ने अपनी कट्टे से मालिन पर वार किया और टीम 7 फिर से हार गई। हालांकि इस बार वे 3 मिनट तक टिक पाए और ओगर को थोड़ा नुकसान भी पहुंचाया। अब लड़ाई शुरू होने से पहले साइमन ने मालिन की योजना न मानते हुए अपनी योजना बनाई। उसने हार्वर्ड और कामी को 4 स्तरीय एक्स हॉस्ट स्पेल तैयार करने को कहा और उसके कंकाल उन्हें समय दिलाने के लिए ओगर से लड़ते रहे। साइमन एक एक कर अपने कंकालों से ओगर पर हमला करवा रहा था। जब भी कोई कंकाल टूटता, वह उसे फिर से बहाल करके लाई में भेज देता। उधर मालिन ने भी कई परतों वाला विस्फोटक जादू तैयार कर लिया। फिर तीनों ने एक साथ अपने जादू ओगर पर डाले, जिससे ओगर घायल हो गया। लेकिन यह काफी नहीं था। ओगर अब मालिन के पीछे पड़ गया। साइमन ने कामी को तुरंत हेमेटोलॉजी का इस्तेमाल करने को कहा। उसने अपने खून से एक पत्ता बनाकर ओगर की गति धीमी कर दी। फिर साइमन ने अपने कंकालों से एक रस्सी बनाई और बाकी कंकालों ने वह रस्सी ओगर की गर्दन में फंसा दी। हार्वर्ड ने इन्हेंसमेंट स्पेल का उपयोग करके रस्सी को मजबूत बना दिया। अब ओगर थका हुआ और बुरी तरह घायल था। इस मौके का फायदा उठाकर मालिन ने उस पर एक और विस्फोटक जादू डाला। आखिरकार ओगर गिर गिर पड़ा और मर गया। टीम 7 को रैंक डी का मूल्यांकन मिला और उन्हें 6 मिनट से ज्यादा का समय लग गया। प्रोफेसर ने उन्हें बधाई दी, लेकिन यह भी कहा कि मालिन एक अटैकर के रूप में समनर पर ज्यादा निर्भर थी। उन्होंने टीम को नई रणनीति बनाने की सलाह दी। बाहर कुछ छात्रों ने साइमन की टीम की तारीफ की। बाद में मालिन और कामी ने अपनी कौशल को सुधारने और टीम की प्रदर्शन क्षमता बढ़ाने की बात की। लेकिन हार्वर्ड ने मना कर दिया क्योंकि उसे रोचेट जाना था। साइमन ने भी यही बहाना बनाया, लेकिन असल में वह फियर के पास व्यक्तिगत प्रशिक्षण के लिए जा रहा था। फियर के पास पहुंचने के बाद साइमन ने उसे वे कंकाल सौंप दिए जो ओगर से लड़ते समय टूट गए थे। फियर ने बिना कोई टिप्पणी किए उन्हें मरम्मत कर अपनी बटालियन में शामिल कर लिया। इसके बाद उसने साइमन की ओर देखा और बिना समय गंवाए प्रशिक्षण शुरू कर दिया। साइमन को 2 मानव कंकाल मिले और फियर ने अपने पास भी 2 रखे। बिना किसी चेतावनी के दोनों कंकाल आपस में भिड़ गए। तलवारें टकराईं, धातु की खड़खड़ाहट गूंजी और साइमन पूरी तरह लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने लगा। तभी अचानक फियर ने तीसरा कंकाल मैदान में उतार दिया। यह अप्रत्याशित था और साइमन को संभलने का मौका नहीं मिला। अगले ही पल उसका बचाव टूटा और वह हार गया। साइमन ने गुस्से में इसे धोखा करार दिया, लेकिन फियर बस हल्का मुस्कुराया। मैं एक समय में सिर्फ 2 कंकालों को नियंत्रित कर रहा था, उसने समझाया। लेकिन मैं हर आधे सेकंड में नियंत्रण बदल सकता हूँ। यही असली कौशल है, एक ही समय में हजारों कंकालों को नियंत्रित करने का भ्रम पैदा करना। साइमन इस जवाब से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि इसमें गहरी समझ थी। वह वापसी के दौरान इस तकनीक के बारे में सोचता रहा और जैसे ही अकादमी पहुंचा, उसने अपनी टीम के साथ फिर से प्रशिक्षण शुरू कर दिया। मालिन को लगने लगा कि वह साइमन से काफी पीछे छूट रही है। उसकी बेचैनी ने उसे दिन रात अभ्यास करने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद शारीरिक शिक्षा की कक्षा के दौरान अचानक खबर आई कि मालिन ने खुद को अधिक अभ्यास के चलते चोट पहुंचा ली थी। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह आराम करने की सख्त हिदायत दी और टीम के बाकी सदस्यों को अब नई रणनीति के बारे में सोचना था। साइमन ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है। इस बार टीम का मुख्य योद्धा मैं बनूंगा और तुम सब सहयोग में रहना। शाम को सभी छात्र उस डंजन में पहुंचे जिसे नेफ्टिस ने रोक आइलैंड पर टेलीपोर्ट किया था। रास्ते में कई छात्रों ने मालिन की चोट को देखकर खुशी जताई। उन्हें लगा एक टीम के कमजोर पड़ने से उनका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन हार्वर्ड को साइमन पर पूरा विश्वास था। कुछ ही देर में टीम 7 की बारी आई और एक असली ओगर को मैदान में छोड़ा गया। ये कोई वर्चुअल रूप नहीं था, बल्कि हकीकत का डरावना जीव। साइमन सबसे आगे था, उसके पीछे मालिन, हार्वर्ड और कामी खड़े थे। योजना के अनुसार साइमन ने एक कंकाल छोड़ा, लेकिन ओगर ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे साइमन पर झपट पड़ा।
साइमन ने किसी तरह उसका वार डॉज किया और पीछे की ओर कूदा। सब कुछ पहले किए गए सिमुलेशन के उलट हो रहा था। कंकाल ओगर का ध्यान भटका ही नहीं पा रहे थे। साइमन ने एक और कंकाल पुनर्जीवित किया और उसे ओगर पर हमला करने भेजा, लेकिन उसका वार कोई असर नहीं कर सका। दूसरी ओर हार्वर्ड और कामी ने मिलकर उस पर जटिल परतों वाला एक एग्जॉस्ट स्पेल डाला, फिर भी ओगर पर कोई असर नहीं पड़ा। साइमन ने अंधकार का उपयोग कर लंबी छलांग लगाई और एक भाले से हमला किया, बस एक हल्की सी खरोंच। प्रोफेसरों को रिपोर्ट दी गई कि यह कोई सामान्य ओगर नहीं बल्कि क्लास 3 का बॉस ओगर था, काफी अधिक शक्तिशाली। एक प्रोफेसर मुस्कराई और बोली, लड़ाई रोकने की जरूरत नहीं है। कीजन का पहला स्पेशल एडमिशन इससे निपट सकता है। साइमन को अब तक अंदाजा हो गया था कि पारंपरिक जादू इस राक्षस पर बेअसर है। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब कोई योजना नहीं, जो मन में आए करो, बस इसे रोको। सबके अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ पड़ी। हार्वर्ड ने कई तलवारें जादू से संवार कर साइमन की ओर फेंकी। कामी ने हेमाटोलॉजी जादू का उपयोग कर ओगर को रक्तबंधन में जकड़ लिया। साइमन ने कई कंकालों को बुलाया और एक साथ हमला शुरू कर दिया। कंकाल ओगर पर चढ़कर उसे तलवारों से काटने और गोदने लगे। जब कोई कंकाल टूटता, साइमन तुरंत उसे बहाल करता और फिर से हमले में शामिल कर देता। उसे फियर की बात याद आई। जिस चीज से तुम जितनी अधिक नफरत करोगे, तुम्हारे समन उतनी ही नफरत उससे करेंगे, और यही हो रहा था। जैसे जैसे साइमन की नफरत ओगर के प्रति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके कंकाल उग्र होते गए। वे गिरते, उठते और फिर से टूटे हड्डियों से वार करने लगते। उनके हमले इतने क्रूर थे कि अन्य छात्र कांप उठे। जब कंकालों की तलवारें टूट गई, तो उन्होंने अपनी ही हड्डियां तोड़कर नुकीले हथियार बना लिए और हमला जारी रखा। ओगर पूरी तरह बौखला गया और साइमन पर छलांग लगा दी। साइमन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ऐन वक्त पर मालिन ने बर्फ का जादू चलाकर एक टाल बनाई और साइमन को बचा लिया। कामी ने अर्सुला परिवार का एक विशेष जादू, ब्लीडिंग ओवरफ्लो, का प्रयोग किया और ओगर को लहूलुहान कर दिया। ओगर जमीन पर गिर पड़ा। सबने सोचा अब ये खत्म हो गया, लेकिन तभी ओगर जोर से दहाड़ा। हार्वर्ड ने लंबी तलवार को फिर से जादू से चार्ज किया और साइमन की ओर फेंका। साइमन ने हवा में छलांग लगाकर उसे पकड़ा और ओगर की तरफ दौड़ पड़ा। अचानक साइमन गिर पड़ा, जैसे किसी ने उस पर थकावट का जादू डाल दिया हो। ओगर अब सीधा उसकी ओर बढ़ रहा था। उसी क्षण मालिन ने एक बर्फीला मंच बनाया और साइमन को हवा में उछाल दिया। साइमन ने मौका पाकर कार्टोलॉजी का उपयोग किया और एक शक्तिशाली लेजर ब्लास्ट छोड़ा। लेकिन वह इस लड़ाई को एक नेक्रोमेंसर की तरह समाप्त करना चाहता था। जमीन पर उतरने के बाद उसने सभी टूटी हड्डियां जोड़कर एक विशाल कंकाल का हाथ तैयार किया, जिसके हाथ में एक और भी विशाल तलवार थी। उसी तलवार से साइमन ने ओगर की गर्दन पर वार किया और एक ही झटके में उसे काट गिराया। ओगर वास्तव में मारा गया। प्रोफेसर ने लड़ाई के बाद सभी टीमों का मूल्यांकन शुरू किया। कुल मिलाकर सिर्फ 8 टीमें ही इस परीक्षा को पार कर सकीं। हेक्टर की टीम को A+ ग्रेड मिला क्योंकि उन्होंने मात्र कुछ ही मिनटों में ओगर को खत्म कर दिया था, वो भी बिना किसी विशेष नुकसान के। वहीं साइमन की टीम को इस लड़ाई में 13 मिनट का समय लग गया, इसलिए पहले उन्हें D ग्रेड दिया गया। लेकिन फिर प्रोफेसर ने सभी को चौंकाते हुए बताया, तुम लोगों ने जिस ओगर से लड़ा, वो सामान्य ओगर नहीं था। वह रेड ओगर था, ओगरों का लीडर, एक बॉस। और किसी ने उसमें उग्रता बढ़ाने वाला जादू भर दिया था, जिससे वह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। ऐसे ओगर को हराना कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर ने टीम को A+ ग्रेड दिया और कहा, इससे ऊपर कोई ग्रेड नहीं है, और अगर होता तो मैं वही देती। हेक्टर यह सुनकर आग बबूला हो गया, लेकिन प्रोफेसर ने बात खत्म नहीं की थी। उन्होंने सभी को व्यक्तिगत अंक भी देना शुरू किया। मालिन को समय पर साइमन को बचाने और द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा ही किया जाने वाला आइस मैजिक सफलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए 80 अंक मिले। कामी को भी अपने विशेष रक्त जादू और ओगर को जकड़ने के लिए 80 अंक प्राप्त हुए। हार्वर्ड को अपने समय पर एन्चांट किए हुए हथियार साइमन तक पहुंचाने और टीम सपोर्ट में अहम भूमिका निभाने के लिए 85 अंक दिए गए। और अंत में साइमन को, जिसने पूरी टीम को बिना कोई चोट पहुंचने दी, जिसने कार्टोलॉजी, रिस्टर स्पेल और स्केलेटन समनिंग पर पूरी तरह नियंत्रण रखा, पूरा 100 में से 100 अंक दिए गए।
ये लड़ाई अब सिर्फ एक मिशन नहीं रह गई थी, ये एक नई पहचान की शुरुआत बन चुकी थी। रात को प्रोफेसर होंगपेंग ने साइमन और उसकी टीम को A+ ग्रेड मिलने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी दी। वे सभी कैंपस के खुले मैदान में इकट्ठा हुए, जहां पहली बार उन्होंने हल्की शराबी चखी। नया अनुभव, नई भावना। पार्टी के बीच प्रोफेसर ने एक बड़ी घोषणा की। अगले हफ्ते से तुम सब मिशन पर जा सकते हो और अब तुम लोग पैसे भी कमा सकते हो। ये सुनकर पूरी टीम का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। अब वे सिर्फ एकेडमिक ट्रेनी नहीं रहे, अब वे असली दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे थे। मिशन सिस्टम बेहद विविध और चुनौतीपूर्ण था। कोई मिशन किसी की गुम हुई बिल्ली ढूंढने का हो सकता था, तो कोई असैसिनेशन या प्रॉक्सी बैटल का। कुछ मिशन सीधे युद्ध के मैदान तक ले जाते। मिशन की कठिनाई के आधार पर नेक्रोमेंसर्स को भुगतान किया जाता और इनमें एक्टिव नेक्रोमेंसर्स भी हिस्सा लेते। मिशन किसी भी देश में हो सकते थे, कीजन किसी और स्वतंत्र राष्ट्र में या फिर प्रिस्ट कंट्रोल टेरिटरी में। मिशन बोर्ड पर रंगों के आधार पर 4 तरह के मिशन टंगे रहते थे। वाइट मिशंस, ये रोक आइलैंड के अंदरूनी मिशन होते थे जिनमें में किसी भी प्रीस्ट से टकराव की कोई संभावना नहीं होती थी। ब्लू मिशंस, ये डार्क अलायंस के क्षेत्रों में होते थे। वो आधी दुनिया जहां नेक्रोमांसर्स का शासन था। यहाँ प्रीस्ट से टकराव की संभावना बेहद कम होती थी। रेड मिशंस, ये न्यूट्रल जोन्स में होते थे लेकिन प्रीस्ट से मुठभेड़ की संभावना बहुत ज्यादा होती थी। सो ब्लैक मिशंस, ये मिशन सबसे खतरनाक होते थे, जिनमें प्रीस्ट से सीधी भिड़ंत निश्चित होती थी। इन पर केवल अनुभवी नेक्रोमेंसर्स को ही भेजा जाता था और जान जाने का जोखिम हमेशा बना रहता था। साइमन और उसकी टीम को अब समझ आ गया था, उनकी असली परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। साइमन एडवेंचर रोड पर पहुंचा, जहां एक लंबी दीवार पर तरह तरह के मिशन पोस्टर लगे हुए थे। कोई वेयरवुल्फ को मारने जा रहा था, कोई प्रॉक्सी लड़ाई में हिस्सा लेने, तो कोई किसी खोई हुई चीज की तलाश में। वहां का माहौल बेहद व्यस्त और उत्तेजना से भरा था। जैसे ही साइमन आगे बढ़ा, अचानक उसकी टक्कर हेक्टर से हो गई। दोनों की निगाहें मिली और फिर कुछ तीखे शब्दों का आदान प्रदान हुआ। अभी तक जिंदा हो? हेक्टर ने व्यंग्य में कहा। शायद तुमको तकलीफ है इससे, साइमन ने बिना झुके जवाब दिया। हेक्टर ने बताया कि वो एक रेड मिशन पर जा रहा है। जवाब में साइमन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और तभी फियर की आवाज उसके मन में गूंजी। ऐसा मिशन चुनो जिससे हम रोके आइलैंड से बाहर निकल सकें। हमें बाकी जनरलों को ढूंढना है और उन्हें बैटालियन में वापस लाना है। साइमन बोर्ड के पास पहुंचा, जहां रेड मिशन के लिफाफे रखे थे। उनमें से एक में ब्लू मिशन का लिफाफा छिपा हुआ था। फियर ने उसे वही लिफाफा पढ़ने को कहा। मिशन विवरण कुछ ऐसा था। कई लड़कियों की लाशें मिली हैं, जिनमें एक बूंद भी खून नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें अंदर से पूरा खाली कर दिया हो। ये सुनकर फियर की आवाज में एक अजीब सी खुशी झलकने लगी। यही होना चाहिए, एर्ज्बिट। वो ही है जो ऐसा कर सकती है। एक स्पाइडर क्वीन जो अपने शिकार को अंदर से चूस लेती है। फियर ने जोर देकर कहा, यही मिशन लो। ये एक इन्वेस्टिगेशन मिशन था, जिसमें साइमन को उस प्राणी की पहचान करनी थी जो इस भयावह मौत का कारण बन रहा था। साइमन ने बिना देरी किए लिफाफा लिया और प्रोफेसर के पास जाकर सबमिट करने के लिए बढ़ गया। प्रोफेसर ने पहले कहा, यह मिशन फर्स्ट ग्रेडर्स के लिए नहीं है, तुम्हें कोई और लेना चाहिए। लेकिन साइमन की दृढ़ता और निगाहों की गंभीरता देखकर वे मान गई। बाहर मालेन उसका इंतजार कर रही थी। उसने चिंतित होकर कहा, 5 दिनों में इस तरह का केस सुलझाना बहुत मुश्किल होगा। फिर उसने खुद के लिए पर्सनल सिक्योरिटी मिशन चुना, शायद जानबूझकर, ताकि वो साइमन की मदद कर सके इस तरह और वो खुद ही इस लड़ाई का सामना करे। दोनों ने टेलीपोर्टेशन सर्कल की ओर कदम बढ़ाए। एक दूसरे की ओर देखा, शायद कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द अधूरे ही रह गए। फिर बिना मुड़े दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर भेज दिए गए, अलग रास्तों पर अपने अपने मिशन के लिए। साइमन टेलीपोर्ट होकर रिक्वेस्ट साइट पर पहुंचा। फियर उसके साथ था, लेकिन एक बहुत ही टाइट कवच में। फियर बोला, जांच शुरू करने से पहले हमें जानकारी निकालनी होगी और इसके 3 तरीके हैं। पहला, इस गांव के लॉर्ड से पूछो, लेकिन जब रिक्वेस्ट उसी ने डाली है तो उसके पास क्या जानकारी होगी। दूसरा तरीका है एडवेंचर गिल्ड से पूछना, लेकिन उसमें समय लग जाएगा। तीसरा, जो रिचर्ड अक्सर करता था, थीव्स गिल्ड से जानकारी खरीदना।
यही सबसे तेज तरीका है। इसके बाद दोनों एक पब पर पहुंचे। वहां खड़े रिसेप्शनिस्ट को साइमन ने एक गोल्ड कॉइन दिया और थीव्स गिल्ड का पता मांगा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब साइमन ने दूसरा कॉइन दिया और फियर ने अपनी तलवार दिखाई, तो उसने रास्ता बता दिया। अब दोनों उस होटल जैसी जगह की तरफ बढ़े। वहां रिसेप्शनिस्ट से साइमन ने कोड वर्ड में कहा, हमें स्पेशल मेन्यू चाहिए। रिसेप्शनिस्ट समझ गया और उन्हें अंदर भेज दिया। अंदर लाल कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत महिला ने उनका स्वागत किया। उसने अपनी सुंदरता से साइमन का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन साइमन ने सीधे ही केस की जानकारी मांगी। जब उसकी कोई चाल साइमन पर असर नहीं कर पाई, तो वह भीतर चली गई, ये कहकर कि रुको, मैं आती हूँ। उसके जाते ही साइमन ने राहत की सांस ली। कड़क बनने का नाटक अब भारी लगने लगा था। तभी फियर जोर से हंस पड़ा और बोला, यही तो है एर्सबेट, स्पाइडर क्वीन। तभी एक मरा हुआ इंसान साइमन की तरफ रेंगने लगा और साथ में कई मकड़ियां भी आ गईं। एर्सबेट मुस्कुराती हुई बाहर आई। उसके आधे चेहरे पर मकड़ी जैसी 4 आंखें थीं। फियर ने एक ही वार में सभी मकड़ियों को काट डाला। एर्सबेट बोली, बहुत दिनों बाद मिले। फियर बोला, बैटालियन में वापस आ जाओ। लेकिन एर्सबेट ने मना कर दिया और कहा, तुम भूल गए रिचर्ड ने मुझे एक लड़की को बचाने के लिए अकेला छोड़ दिया था, और जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने पूरी बैटालियन तोड़ दी। वो अपमान मैं नहीं भूल सकती। इतना कहते ही एर्सबेट ने फियर पर हमला कर दिया। फियर ने अपनी तलवार से उसे रोका और उसकी सारी मकड़ियां काट डालीं। एर्सबेट को कई चोटें आईं और वो छत तोड़कर भाग गई। साइमन और फियर उसका पीछा करने ही वाले थे कि तभी एक युवा प्रीस्ट वहां आ गई और उन पर तेज तेज पवित्र रोशनी डाल दी। वे दोनों चुपचाप वहां से निकल गए और एर्सबेट का पीछा करने लगे। प्रीस्ट भी उसके पीछे चल दी। एर्सबेट की फैलती डार्कनेस का पीछा करते हुए साइमन और फियर आखिरकार उसके पास पहुंच ही गए। साइमन ने आधिकारिक रूप से उसे फिर से बैटालियन में शामिल होने के लिए कहा। एर्सबेट हंसने लगी। तो अब एक फर्स्ट ग्रेड का छात्र बैटालियन का लीडर बन गया है? इस पर साइमन ने गंभीर होकर कहा, मैं रिचर्ड और अन्ना का बेटा हूं। अन्ना का नाम सुनते ही एर्सबेट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने नुकीले पैरों से साइमन पर हमला कर दिया। साइमन ने एक जादुई जाल बनाकर उसका वार रोका और फिर एक भाला खंजर कर पलटवार किया। उसके वार से एर्सबेट की 2-3 टांगें कट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ी। साइमन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक तेज पवित्र प्रकाश उन दोनों पर पड़ने वाला था। फियर ने छत से दोनों को खींचकर एक दीवार के पीछे फेंक दिया, लेकिन एर्सबेट थोड़ी घायल हो गई। मौके का फायदा उठाकर वो प्रीस्ट एर्सबेट के सामने आ गई और सीधा उस पर एक होली लांस छोड़ दिया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसी पल साइमन एर्सबेट के सामने आ गया और उस पवित्र भाले को अपने शरीर पर झेल लिया। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और रीकैप न्यूक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।